चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। साथियों, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, थोड़ा अनुकूल नहीं है, है ना। तो शायद आज मैं उस इंटेंसिटी और उस, है ना, जज्बे के साथ में आपको ना पढ़ा पाऊँ, या कहीं कोई कमी रहे तो माफ करिएगा, है ना। बुखार है आज, और शरीर बदन दर्द पूरा हो रहा है। ठीक है, आप समझ जाओ बाकी चीजें मेरे दोस्त। चलो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम शुरुआत कर सकें। सभी को जय महाकाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आइए जरा, कल लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं आप लोगों को। कल हम साख नियंत्रण नीति के उपकरण पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने रेपो रेट पढ़ लिया था, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिया था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक में सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, है ना, ये सब। आज एसडीएफ मुझे पढ़ाना है आपको, एसडीएफ रेट पढ़ाना है, एसडीएफ, और मेरे ख्याल से बाकी उपकरण भी आपको पढ़ाना है। ठीक है, चलो एसडीएफ और बाकी आगे के उपकरण बताता हूं मैं, है ना। उसके बाद में फिर हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ये सब चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो भाई, है ना। तो मैं इससे आगे की चीजों को डिस्कशन करता हूं। मैं हेडिंग डालता हूं एसडीएफ रेट, एसडीएफ। एसडीएफ को हम लोग बोलते हैं, एसडीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। एसडीएफ रेट के नाम से आप इसे जानते हैं, और एसडीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आप इसे बोल देते हैं। को हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और मैं आपको बता दूं कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है, इसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं, स्टैंडिंग का मतलब होता है स्थाई, तो इसे हम बोलेंगे स्थाई जमा सुविधा दर, स्थाई जमा सुविधा दर। क्या बोलेंगे इसे, स्थाई जमा सुविधा दर, है ना। स्थाई जमा सुविधा दर हम इसे कहते हैं। ये होता क्या है वो जरा समझना, क्या होता है ये वो समझना तो सही। आप अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी, आप चिंता मत करो। देखो, जब भी कभी किसी कमर्शियल बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्सेस लिक्विडिटी होती है, तो वो आरबीआई के पास में विदाउट एनी कोलेटरल के साथ मेरे साथियों जमा कर सकते हैं, बिना किसी जमानत के आरबीआई के पास जमा कर देगी। तो आरबीआई जो है ना, आरबीआई जो है ना मेरे दोस्तों, इसको क्या देगा, ब्याज देगा। तो उसी ब्याज को एसडीएफ रेट कहा जाता है, सिंपल सी भाषा में। तो मैं इसमें लिखूंगा, जिस ब्याज दर पर दोज इंटरेस्ट रेट एट विच, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई के पास, आरबीआई के पास बिना किसी जमानत के, बिना किसी जमानत के पैसा जमा करती है, पैसा जमा करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना एसडीएफ के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। एक तरफ आप चाहें तो आरबीआई लिख सकते हैं समझने के दृष्टिकोण से, और एक तरफ आप चाहें तो कोई भी एक व्यापारिक बैंक के बारे में मैं लिख दूं, है ना। मैं लिखूंगा यहाँ पर व्यापारिक बैंक या कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक लिख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। और अरे अरे, और इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये व्यापारिक बैंक इस आरबीआई के पास में मेरे साथियों विदाउट एनी कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब क्या होता है, जमानत। तो बिना किसी जमानत के ये इसके पास में क्या कर सकती है मेरे साथियों, तो याद रखना है इसके पास में पैसा जमा कर सकती है, लोन मेरे साथियों, या डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट लिखो। इसके पास में ये डिपॉजिट करेगी, बदले में आरबीआई इसको क्या देगी मेरे साथियों, इंटरेस्ट देगी। तो जो ब्याज देगी उसी ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीएफ के नाम से जानते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। बस इतनी सी बात है ये एसडीएफ के बारे में, बस इतना सही है मेरे दोस्त, एसडीएफ इसी को बोलते हैं। ओके, चलो अब हमें गुणात्मक उपकरण के बारे में पढ़ना है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, तो गुणात्मक का मतलब होता है मेरे साथियों क्वालिटेटिव टूल्स, है ना। मैं गुणात्मक के बारे में अब आपको थोड़ी सी बातें यहां पर बताना चाहूंगा। तो लिखेंगे गुणात्मक उपकरण, गुणात्मक। अभी तक हमने मात्रात्मक पढ़े, अब हम गुणात्मक के बारे में बातचीत करेंगे। तो गुणात्मक को हम चयनात्मक भी बोल देते हैं, गुणात्मक या फिर इसी को चयनात्मक भी बोलते हैं। गुणात्मक उपकरण या फिर इसी को मेरे दोस्त चयनात्मक उपकरण के नाम से जानते हैं, चयनात्मक उपकरण, है ना। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे साथियों क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, या फिर इसी को सिलेक्टिव टूल्स भी बोल सकते हैं, चयनात्मक बोलते हैं ना इसे। तो सिलेक्टिव टूल्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं, क्वालिटेटिव और, है ना, क्वालिटेटिव और एक और आपका चयनात्मक या सिलेक्टिव टूल्स। दोस्तों मेरी आज तबियत ठीक नहीं है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो इफिशियंसी नहीं आ पा रही है ना, कोई बात नहीं, आप समझेंगे बात को। इसके अंदर मेरे साथियों एक आपको याद रखना है, इसके अंदर है वो है नैतिक दबाव। नैतिक दबाव, ये तो कई बार पूछा गया यार, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया कि नैतिक दबाव कौन सा एक उपकरण है। तो नैतिक दबाव जो है वो एक गुणात्मक उपकरण है या चयनात्मक उपकरण है ना, और हम इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मोरल सुएशन, मोरल सुएशन, मोरल सुएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोरल सुएशन। अब थोड़ा सा ना नैतिक दबाव में आप लोग ये समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आरबीआई किसको लोन देती है, कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, किसी भी वित्तीय संस्था को लोन देगी। उसके बाद में कमर्शियल बैंक जो है वो किसको लोन देगी, तो याद रखना वो किसको लोन देगी, तो वो जनता को लोन देगी। तो जो ऋण देने का जो क्रम है ना वो कैसा रहेगा पता है आपको, वो मेरे साथियों कुछ ऐसा रहेगा, मैं आपको बताता हूं। आरबीआई, आरबीआई लोन देगा किसको, आरबीआई लोन देगा मेरे साथियों कमर्शियल बैंक को, व्यापारिक बैंक को, व्यापारिक बैंक को। आ गई बात समझ में। अब ये व्यापारिक बैंक किसको लोन देंगी, जनता को लोन देगी। ये मेरे साथियों जनता को या किसी व्यक्ति विशेष को लोन देगा। सही बात है कि गलत है, बोले बात तो सही है सर, इसमें क्या गलत है, हाँ बिल्कुल ये सही है। एक बात बताओ, जब आरबीआई, आरबीआई मेरे साथियों इसको लोन देता है, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, आपको हर एक चीज समझ में आएगी अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आरबीआई मेरे साथियों इसको ऋण देगा या लोन देगा, और व्यापारिक बैंक फिर इसको मेरे साथियों क्या देगा, लोन देगा। बोले हाँ सर क्रम तो यही है। क्या आरबीआई डायरेक्टली जनता को लोन दे सकता है, नहीं दे सकता, है ना। अब समझना आपको ये होगा मेरे दोस्त कि आरबीआई अगर इसको सस्ता लोन देगा, मान लो ये इससे ब्याज दर कम ले रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है यहां पर मेरे साथियों कम है, जैसे ये इसको लोन दे रहा है वो दे रहा है 4% पे लोन दे रहा है, ठीक है, इसने सस्ता लोन किया, 4% पे दे रहा है इसको लोन। लेकिन ये जो व्यापारिक बैंक है ना, जब ये जनता को लोन देगा ना मेरे साथियों, तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो 8% या 9% के आसपास रहेगी, 9% है मान लो। तो भाई ये इसको सस्ता लोन क्यों दे रहा है, आरबीआई इसको सस्ता लोन इसलिए दे रहा है ताकि मार्केट में मनी फ्लो को बढ़ाया जा सके, इसीलिए तो सस्ता लोन देगा ना। ये सस्ती मौद्रिक नीति अपना रहा है, इजी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है, इसलिए अपना रहा है ताकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, इसलिए सस्ता लोन दे रहा है। मैं लिख भी देता हूं इसको, कहीं आपको कोई डाउट हो तो यहां से आप इसे कवर कर सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी, सुनना, ब्याज दर अगर कम रहेगी, अगर आरबीआई मेरे साथियों ब्याज दर मेरे साथियों कम करके लोन दे रहा है, इसका मतलब है वो बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, बाजार में मनी सप्लाई जो है उसको क्या करना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब यही होता है मेरे दोस्त, है ना। सुनना, इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि अगर आरबीआई मेरे दोस्त सस्ता लोन दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो मार्केट में क्या करना चाहता है, मनी सप्लाई को मेरे साथियों बढ़ाना चाहता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी ही नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आरबीआई महंगा लोन दे रहा है, अगर ब्याज दर मेरे साथियों ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वह मनी सप्लाई को मार्केट से क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, यही तो उद्देश्य है इसका। या दूसरे शब्दों में कहूं तो महंगा लोन दे रहा है, इसका मतलब वो मुद्रास्फीति को बढ़ाना, कम करना चाह रहा है, और सस्ता लोन दे रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या करना चाह रहा है, तो मेरे साथियों मंदी की समस्या को दूर करना चाह रहा है, यही तो कारण हो सकता है। लेकिन ये इसको सस्ता देता है, फिर भी ये व्यापारिक बैंक जनता को महंगाई देता है। तो ये इससे निवेदन कर रहा है आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कि यार हम आपको सस्ता लोन इसलिए दे रहे हैं ताकि मनी सप्लाई बढ़ाए, और आप महंगा दे रहे हो जनता को, गलत बात है, आप भी सस्ता दीजिए, बस इतना सा, इसी को बोलते हैं नैतिक दबाव। अब मैं इसको एक लाइन में यहां पर लिख देता हूं कि इसमें आरबीआई क्या लिखेंगे, इसमें आरबीआई वित्तीय संस्थाओं से, इसमें आरबीआई वित्तीय संस्थाओं से, वित्तीय संस्थाओं से निवेदन करता है, निवेदन करता है ताकि, ताकि मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके, ताकि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। ये पहला नैतिक दबाव। भाई अगर सस्ता लोन दे रहा है तो आपको भी सस्ता देना पड़ेगा, महंगा दे रहा है तो वो तो ऑलरेडी मेरे साथियों महंगा देंगे ही देंगे, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। तो पहला है नैतिक दबाव। अगर अगर आरबीआई के गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा ना ये कोई भी व्यक्ति, संस्था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फिर आरबीआई दूसरा स्टेप लेता है। और दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप है मेरे साथियों डायरेक्ट एक्शन। क्या बोलेंगे इसे, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष कार्यवाही। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन के नाम से आप इसे जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन के नाम से आप इसे जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है, लिखो, आरबीआई वित्तीय संस्थाओं
आरबीआई वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना, जुर्माना को आप बोलते हैं पेनल्टी, जुर्माना या पेनल्टी लगा सकता है, जुर्माना पेनल्टी, या उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है, उसके लाइसेंस रद्द कर सकता है, उसके लाइसेंस को रद्द यानी कि कैंसिल कर सकता है, उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है यदि यदि कोई संस्था, यदि कोई वित्तीय संस्था, यदि कोई वित्तीय संस्था उसकी, किसकी, आरबीआई की गाइडलाइन का पालन न करे। अगर आरबीआई ने कोई गाइडलाइन निकाली और अगर उसका पालन कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है तो वो उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। ये पावर जो है वो किसके पास में है, तो याद रखना ये पावर आरबीआई के पास में, और इसी को डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलो, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई है, सिंपल सी बात है, इसको आपको याद करना है। मैंने आपको बताया है कि क्या चीज होती है। तीसरा लिखना है मेरे साथियों, और उसका नाम है आपका साख राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग बोलते हैं इसको, साख राशनिंग, साख राशनिंग के नाम से आप इसे जानेंगे, साख राशनिंग। इसको हम बोलते हैं क्रेडिट ऑफ राशनिंग, क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानेंगे, क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानेंगे, है ना। तो साख राशनिंग या क्रेडिट ऑफ राशनिंग के नाम से आप इसे जानेंगे। ये क्या चीज होती है, जरा वो देखते हैं हम लोग कि साख राशनिंग या क्रेडिट ऑफ राशनिंग जो है वो क्या चीज होती है। देखो, कोई भी संस्था लोन देती है, बोले हाँ सर देती है, तो वो जो लोन देती है ना कोई भी संस्था मेरे दोस्त, तो वो क्या करती है ना, उसकी लिमिट को सेट कर देती है कि कम से कम तुमको इतना लोन तो इस सेक्टर में देना है। क्योंकि कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देने से डरती है, वो देती नहीं, किसानों को लोन नहीं देती है कि यार किसानों को लोन देंगे तो शायद हमारा पैसा जो है वो डूब जाएगा, इसलिए किसानों को वो लोन नहीं देती है, और किसी एक खास क्षेत्र में लोन ज्यादा दे देती है। तो इकोनॉमी के सेक्टर्स में तो डिसबैलेंस हो जाएगा भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा, और बाकी सेक्टर्स जिन पर ज्यादा लोन दिया जा रहा है, जिनमें ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। आगे बात समझ में, तो इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक सेक्टर्स का डेवलपमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि भैया लोन की लिमिट को हम सेट कर देंगे कि कम से कम तुमको इतना लोन तो इस सेक्टर में देना ही है। अगर तुम 100 रुपए लोन दे रहे हो तो उसका 20 रुपए तुमको कार लोन में देना है, 20 रुपए तुमको होम लोन में देना है, 20 रुपए तुमको एग्रीकल्चर में भी देना है, अगर नहीं देना है तो फाइन भर देना। इसी को बोलते हैं साख राशनिंग। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अपसेट नहीं हूं मैं, तबियत ठीक नहीं है मेरी, है ना, और टेबलेट लेकर के मैं आया हूं ताकि आपको मैं पढ़ा सकूं। इसमें लिखेंगे, इसमें आरबीआई द्वारा, इसमें आरबीआई द्वारा, इसमें आरबीआई द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है, ऋण सीमा, लोन लिमिट। इसमें आरबीआई द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है, का निर्धारण कर दिया जाता है, ताकि आरबीआई द्वारा ऋण सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का विकास हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का विकास हो सके। ओके, इसको बोलते हैं साख राशनिंग, बस सिंपल सी भाषा में यही है साख राशनिंग। ओके, तो इकोनॉमी के हर सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, वो लोन लिमिट को सेट कर देता है कि तुमको इतना लोन इस क्षेत्र में देना ही देना है। ठीक है, अगला मेरे साथियों चौथा याद रखना है, इसको बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता। क्या बोलते हैं इसे, सीमांत आवश्यकता के नाम से आप इसे जानते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट, है ना। क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता आप इसे बोलते हैं, सिंपल से शब्दों में मेरे दोस्त, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ओके, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकता। अब देखो सीमांत आवश्यकता क्या होती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। जैसे मान लो मुझे लोन चाहिए, मैं कोई व्यक्ति हूं, आपको पता ही है, मुझे क्या चाहिए मेरे साथियों, ऋण चाहिए। मैं किसके पास जाऊंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा। तो बैंक मुझे क्या बोलेगी कि हमारे पास में कुछ गिरवी तो रखो। तो मैंने इस बैंक के पास में क्या गिरवी रखा, मेरे कार के पेपर रखे, मेरे कार के पेपर रखे, और मेरे पास जो कार है उसकी कीमत है मेरे साथियों मान लो 12 लाख रुपए। मेरे कार की कीमत कितनी है, 12 लाख रुपए। तो क्या मुझे ये बैंक 12 लाख का लोन दे देगी, क्या दे देगी, क्या ये बैंक मुझे 12 लाख का लोन नहीं देगी। ये बैंक मुझे कितना लोन देगी पता है आपको, ये बैंक मुझे देगी मेरे साथियों केवल और केवल मान लो 10 लाख का लोन दिया इसने मुझे, और मुझे 12 लाख चाहिए थे, इसने मुझे 10 लाख का लोन दिया, बदले में मैं इसको क्या दूंगा, ब्याज दूंगा, ब्याज क्या दूंगा, ब्याज दूंगा। तो मैंने कहा कि यार मेरे जो कार है उसकी कीमत तो 12 लाख है,
लेकिन तुमने मुझे कितना लोन दिया? 10 लाख का लोन ही दिया। तो तुमने मुझे कितना कम लोन दिया? तो इस क्या जवाब आएगा? 2 लाख का कम लोन दिया। तो ये 2 लाख रुपए जो है, ये क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जितना लोन देना है और जो आपने जमानत के रूप में वहां पर रखा है, उसके बीच का जो अंतर है, उसी को मार्जिनल रिक्वायरमेंट आप इसे कहते हैं, आसान से शब्दों में। बताओ, ओके? ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसको पढ़ ले, प्लीज पढ़ लो, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना? एक बार प्लीज इसको पढ़ लो, है ना? मेरा आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ लो इसको, है ना? पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, इसको पढ़ेंगे आप लोग, है ना? मैं यहीं पे हूं मेरे दोस्त, चिंता मत करो, मैं यहीं बैठा हूं, आप इसको पढ़ लो जल्दी से एक बार। पढ़ लिया? ओके जी, हाँ जी, चलो, है ना? बाकी आगे देखते हैं मेरे दोस्त क्या चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बात करते हैं मेरे दोस्त इसके बारे में। अगले बिंदु की हम चर्चा करते हैं। ये तो सारे के सारे आपके गुणात्मक उपकरण और ये सब कंप्लीट हो गए हैं, है ना? अब हम इससे आगे क्या चीजों के बारे में चर्चा करेंगे वो जरा देखना। अब हम मेरे दोस्त अगला एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि थंबनेल पर लिखा भी है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो अब हम राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जितना भी हम पढ़ लेते हैं, है ना? चलो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसे? नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन के नाम से आप इसे जानते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, मुझे ये बता दो आप भाई। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, सिंपल से शब्दों में, कि राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? देखो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है, राष्ट्रीयकरण या इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीयकरण का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें सरकार की 51% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग हो, उसी को राष्ट्रीयकरण हम बोल देते हैं, है ना? तो हम इसमें लिख लिख सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जिसमें भारत सरकार की जिसमें भारत सरकार की 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी हो, उस संस्था को राष्ट्रीयकृत संस्था बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर राष्ट्रीयकरण क्यों किया जाता है? मुझे एक बात बताओ, एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक और एक बैंक है एसबीआई, आपका सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है ये बताओ? एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक और एक बैंक कौन सी आपकी? एसबीआई है। आपका इन दोनों में से किस पर भरोसा है, मुझे ये बता दो केवल। आप किस बैंक पर ज्यादा भरोसा करते हैं? बताओ 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 भाई, किस बैंक पर आपका ज्यादा भरोसा है, मुझे ये बता दो। किस पर आप भरोसा करोगे? एसबीआई पर भरोसा करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि वो सरकार का बैंक है, आपका पैसा वहां पर ज्यादा सुरक्षित आपको लगता है। आईसीआईसी बैंक में तो पैसा आपका डूब भी सकता है, मतलब डूबेगा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि डूब सकता है, पर आपको कम भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीयकृत नहीं, वो प्राइवेट बैंक है, किसी निजी व्यक्ति का बैंक है। आगे बात समझ में? तो राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया जाता है ताकि विश्वास को बढ़ाया जा सके, विश्वास को बढ़ाया जा सके। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब भी यही होता है कि जिसमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी हो, उसको हम राष्ट्रीयकृत बैंक के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया मेरे साथियों 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949। ये आपका केवल मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको इसके बारे में पढ़ा चुका हूं पहले ही। हाँ, शायद मैंने एसबीआई के बारे में ना बताया हो, मैं अभी बता देता हूं। एसबीआई जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है
1 जुलाई 1955 को, 1955 को। ओके, आ गई बात समझ में? बोले ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब ना जितने भी कमर्शियल बैंक है हमारे इस देश के अंदर, उन कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया। तो हमारी जो व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक आप इसे कह देते हैं, इनका राष्ट्रीयकरण मेरे साथियों, व्यापारिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, वो कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में पूरा किया गया। कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। तो मेरे साथियों, इनका जो राष्ट्रीयकरण है वो 2 चरणों में या 2 फेज में पूरा किया गया। 2 फेज में पूरा किया गया, जी हां, 2 फेज में इसको पूरा किया गया। कौन कौन सी ये 2 चरण है मेरे साथियों? सबसे पहले चरण की मैं बात करता हूं, हम लिखेंगे फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं, पहले चरण की अगर मैं बात करूं, तो पहले चरण में, पहले चरण का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? तो याद रखना है 19 जुलाई 1969 को किया गया, 1969 को किया गया पहले चरण में राष्ट्रीयकरण। और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो मैं आपको बताता हूं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हाउ मेनी बैंक्स? तो देयर आर 14 बैंक्स विच आर नेशनलाइज्ड इन 1969। डेट आप याद रख सकते हैं 19 जुलाई। और इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और याद रखना इनके पास में कितनी पूंजी थी? तो कितनी पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो जिन बैंकों के पास में 50 करोड़ रुपए की पूंजी थी या 50 करोड़ से ज्यादा की पूंजी थी, उनका नेशनलाइजेशन किया, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जिन बैंकों के पास में 50 करोड़ रुपए की पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह बात भी आपको यहां पर याद रखना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था लक्ष्मीकांत झा, LK झा। लक्ष्मीकांत झा जो है वो आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई गवर्नर का नाम क्या है? लक्ष्मीकांत झा। ये पहले चरण की मैंने बात कर ली। अब मैं दूसरे चरण की बात करता हूं, सेकंड फेज की मैं बात करता हूं। जो सेकंड फेज है मेरे साथियों, मैं उसकी बात करता हूं। तो जो हमारा दूसरा चरण है, ये कब था? तो 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को मेरे साथियों दूसरा चरण शुरू किया गया था। और इस दूसरे चरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिनके पास में कुल कितनी पूंजी थी? तो जिन बैंकों के पास में 200 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की पूंजी थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम था आईजी पटेल। ये आरबीआई मेरे साथियों गवर्नर थे, याद रखना है आप लोगों को, आईजी पटेल आरबीआई गवर्नर थे। ये चीजें आपको, ऐसी चीजें ना परीक्षा में आ सकती है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल थे। ओके, ये आपको यहां पर याद रखना। अब मैं आपको, हाँ, दोनों चरणों में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब ये 14 बैंक कौन कौन से थे, तो मैं आप लोगों को एक यहां पर अटैच कर रहा हूं फाइल। इस फाइल को आप पढ़िएगा और कल इसको याद करके आइएगा। क्या याद करना है? तो आपको याद ये करना है कि कौन कौन से वो 14 बैंक थे जिनके राष्ट्रीयकरण जो है इस समय किए गए थे। सर ये परीक्षा में आता है क्या? हाँ बेटा, आ सकता है, पूछा जा सकता है कि पहले चरण में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए। मैं भी एक बार आपको बता देता हूं। पहले चरण में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूबीआई, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक है ना। और इनकी स्थापना और इनका मुख्यालय भी दे रखा है। प्लीज 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 इनको पढ़ लेना है, रट्टाफिकेशन वाली चीजें हैं। बाकी 6 बैंक बच गए हैं, उनके बारे में मैं कल थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर दूंगा। ओके, तो उनके बारे में मैं आपको कल जो है वो डिस्कशन कर दूंगा कि वो बाकी बैंक कौन कौन से हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, बताओ एक बार। आज मैं यहीं पर छोड़ दूं आपकी क्लास, विराम दे दूं आज यहीं पर क्लास का है? बाकी विलय वगैरह वगैरह हम लोग कल की क्लास में कर लेंगे यार, है ना। अब मेरे पे ताकत अब इतनी रही नहीं कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊं थोड़ा सा, है ना। ओके ओके ओके, चलो, है ना। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें भी आपके सवाल आते ही आते हैं, और कई बार यहां से सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, चीज़ों को समझ भी रहे होंगे, खूब अच्छे से मेहनत कर भी रहे होंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच सभी को, है ना। वेरी गुड इवनिंग जी, दिव्या जी और मान्यता, है ना। ओके ओके, चलिए, मैंने दरअसल क्लास इसलिए ली क्योंकि 9 तारीख को ऐसे भी छुट्टी है आपकी, तो मैंने कहा यार क्यों मतलब परेशान किया जाए, और ऐसे भी ना आप मतलब क्लास नहीं लेते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वो तो कभी बहुत ज़्यादा नीड होती है छुट्टी की तो फिर लेना पड़ती है, नहीं तो किसी भी टीचर को अच्छा नहीं लगता छुट्टी पे रहता है तो। ठीक है, चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सम्मान, धन्यवाद।